पलामू पुलिस है हम्म। वो प्रोफेशनलिज्म नहीं अपना रही है। कई केसेस में एसओपी का पालन नहीं किया। नहीं, इसी की ओर मैं चर्चा किया था कि अब कौन क्या बोलते रहेगा, हम अपराधियों की बातों पर थोड़ी बात करते रहेंगे। अपराधियों की बात से मुझे कोई लेना देना। तो आई टू आई कांटेक्ट हो और उस तरीके से घेर लेगी। आई टू आई कांटेक्ट में तो उस ओर से कैजुअलिटी का भी तो खतरा रहेगा। 3 सितंबर को पलामू के मनातू में टीपीसी उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई थी। उस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए थे। मेरा बात इतना ही था कि जो पलामू पुलिस है वो प्रोफेशनलिज्म नहीं अपना रही है कई केसेस में, और मनातू के केस में भी एसओपी का पालन नहीं किया। नहीं, इसी की ओर मैं चर्चा किया था कि यहाँ नहीं, आप पुलिस और अपराधी को एक नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हाँ, तो अपराधी क्या करा उससे न मैं पढ़ता हूँ, न मैं जानता हूँ, न मैं उस पर कोई बात करना चाहता हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि पलामू पुलिस ने एसओपी का पालन नहीं किया और इस केस में मैंने सरकार से जांच की मांग किया है। अब कौन क्या बोलते रहेगा, हम अपराधियों की बातों पर थोड़ी बात करते रहेंगे। अपराधियों की बात से मुझे कोई लेना देना। आपको कैसा लगता है कि एसओपी का पालन नहीं हुआ? मुझे इसलिए लगा कि कोई भी बड़े ऑपरेशन के लिए जब आपको पता चल जाए कि एक भी बड़ा उग्रवादी कहीं छुपा हुआ है, तो ये रूल है कि कम से कम 50 पुलिस जाएगी, उस इलाके को घेर लेगी और घेर लेने के बाद उस डिस्टेंस पर घेरेगी जो आई टू आई कांटेक्ट हो। अच्छा, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, दूसरे को देख रहा हो, करीबन 50 फीट की दूरी, उससे भी कम। उससे तो आई टू आई कांटेक्ट हो और उस तरीके से घेर लेगी। घेरने के बाद हर जगह पे 2 पुलिस के जवान एक साथ रहेंगे। आई टू आई कांटेक्ट में तो उस ओर से कैजुअलिटी का भी तो खतरा रहेगा। मेरी बात समझ लीजिए, तो 2 पुलिस के जवान एक साथ रहेंगे और ऑपरेशन में सबको घेर लेंगे पूरी तरीके से, और इसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए उस जगह को इंटर करने का प्रयास करेंगे। यदि इस बीच में जो जिसको हम लोग घेरने गए हैं वो भाग रहा है तो उसको जिंदा पकड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें इसलिए एसओपी का पालन नहीं किए जाने का मुझे संदेह है, और जो लोग बता रहे हैं वहाँ जो लोग जो उस ऑपरेशन में शामिल थे या जो वहाँ के और लोग हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि 7-8 पुलिस वालों को भेज दिया गया। तो थाने स्तर पर तो सूचना दी गई होगी ना इसकी? थाना को भी सूचना नहीं दी गई। वहीं पे जगुआर की टीम है, वो इन्वॉल्व नहीं हुई। जगुआर की टीम कितनी दूरी पर है घटना स्थल से? मुझे लगता है कि 1-2 किलोमीटर के अंदर में ही है, नजदीक है। अब यहाँ से 50-60 किलोमीटर से डाल्टनगंज से मनातू भेजी गई और 7-8 पुलिस फोर्स, वो भी जो सूचना है कि एक के पास पिस्टल था, बाद में शहीद होने के बाद उसको एहसास दिखाया गया कि रिलीज किया गया है। इस तरह की कई बातें आ रही हैं। पिस्टल लेके गया था। इस तरह की जो बातें आ रही हैं, इस बातों को वेरीफाई करने के लिए हमें नहीं जानते कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन इस तरह के कई बातें आ रही हैं। कई बातें शहीद के परिजनों ने मुझे बताया, वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों ने बताया कि उसी गांव के और लड़के वहीं बगल में कैंप में है, तो उसी थाना में है, उसी गांव के और लड़के उसी थाना में है सिपाही। तो जो उन लोगों ने बताया, तो इस तरह की कई जगहों से कई तरह की बातें आई जिससे पूरे इस ऑपरेशन पर संदेह उत्पन्न हुआ है लोगों को, और इसकी जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं कि कहाँ चूक हुई, किसकी गलती है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स का पालन किया गया, नहीं किया गया, नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, यदि उसमें चूक है तो किसकी गलती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
आपका तो कार्यक्षेत्र रहा है, आपने खुद भी बताया कि शहीद परिवारों से आपकी बात, उनकी क्या आशंका है? उनका वो बहुत दुखी हैं। उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उनको जो पुलिस सिपाही दूसरे थाने में है या जो मनातू थाने में उस गाँव के दूसरे लड़के हैं, वो लोग दूसरी बात कह रहे हैं कि नहीं उसको फंसा दिया गया, उसके साथ नियम संगत कार्य नहीं हुआ, वो दबाव में चला गया और तरह-तरह की बातें कह रहे हैं। जो पुलिस के दूसरे पदाधिकारी हैं वो दूसरी बातें कर रहे हैं, तो कई तरह की बातें आ रही हैं। उन लोग मुझे लगता है कि आधा घंटा से ऊपर हमें ब्रीफ किया। वहाँ के और दूसरे जनप्रतिनिधि जो गए थे उन लोगों ने भी ब्रीफ किया। तो इससे पूरे इस ऑपरेशन पर जांच की ज़रूरत है और मैं जांच की मांग कर रहा हूँ। तो आपने इस संबंध में डीजीपी से बात की है क्या? डीजीपी से हम बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डीजीपी ने अभी 4-5 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले हमें फ़ोन करके असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और जान मारने की धमकी दी। जान डीजीपी मरवाने ने की आपके साथ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और जान मारने की धमकी दी? मरवाने की मैंने जान नहीं, मैंने यू विल नॉट बी अलाइव। अच्छा। तो वो जान की धमकी और असंसदीय भाषा का प्रयोग, तो मुझे ये मेरी लाइफ में पहली बार हुआ कि जब से मैं राजनीति एयरफोर्स छोड़ के राजनीति में आया हूँ, तब से एक दरोगा से लेकर के डीजीपी तक किसी ने हमारे साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं किसी के साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो जब डीजीपी ने किया, तो ऐसे भी 6 महीना से मैं 2-4 बार डीजीपी को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कभी मेरा फ़ोन उठाया नहीं। लेकिन अचानक उस दिन उन्होंने व्हाट्सएप नंबर से मुझे कॉल किया एंड ही स्पोक लाइक दिस, दैट हैज़ हर्ट मी। और जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो शिकायत करूंगा अपने नेता से कि भाई, राज्य के नेता से कि भाई इनको एक्सटेंशन इसीलिए दिए हैं, हमको गाली दिया तो आपको छोड़ दिया क्या? मुझे यदि कोई एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है एक पूर्व मंत्री को, मैं तो आप ही के कैबिनेट का मंत्री था, तो जब आपके एक भाई को उसने एब्यूसिव लैंग्वेज किया तो कल आप पावर में नहीं रहेंगे तो दूसरा डीजीपी इसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा। ये तो राजनीति में है। तो ये एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने का, यू लूज योर लाइफ, ये बात कहने का ये पावर डीजीपी को कैसे मिला और किसने दिया? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन बातों को कहूंगा। एक बीच में खबर आई थी कि एक्सटेंशन इसीलिए दिया गया है कि तुम नेताओं को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करो, उनको अपमानित करो, उनको धमकी दो। लॉ बनाया हुआ है, यदि मैं कोई गलती करूंगा तो आई विल बी ट्रायल बाय द रूल ऑफ लॉ, द जुडिशियरी विल टेक कॉग्निजेंस, they will they will punish according to the crime committed by any person in the country or state. लेकिन ये डीजीपी असंसदीय भाषा का फोन करके इस्तेमाल करे और धमकी दे, ये क्या इसीलिए एक्सटेंशन दिया गया है? ये बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पूछूंगा। मैं देख रहा था कि केशव महतो कमलेश से भी आप मिले थे और उसके बाद कांग्रेस भी सक्रिय हुई थी, लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है। झारखंड में देखा जा रहा है कि कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे जोगेंद्र प्रसाद हो या आप हो, स्थानीय पुलिस का मामला आता है या उनके जो इश्यूज आते हैं उसमें सरकार थोड़ा इनएक्टिव दिखती है। ये तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये तो अभी अधिकारियों के बीच का मामला है, एसपी और डीजीपी तक का मामला है। सरकार तो उसके ऊपर आती है, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, ये सरकार है। सरकार ये डीजीपी और ये नहीं है। ये समझते हैं लोग कि मैं सरकार हूँ, दे आर नॉट गवर्नमेंट। वो थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को बात समझ में आ गई तो विदा हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरा अच्छा संबंध है, मुझे बहुत मानते हैं। यहाँ बड़े मानने वाले अफसर आए, हम लोग तो राजनीति 28-30 साल से यही ना देख रहे हैं कि जो बहुत मानने वाले हैं, जब वो आप उनकी छवि को, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को और एक राजनीतिक वर्ग को
आप अपमानित कीजिएगा, कल आप उनको समझा के हमको गाली दे रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, तो कल दूसरा पावर में आएगा तो उसको समझा के आप उनको धमकी दीजिएगा और गाली दीजिएगा। ये तो उचित मर्यादा नहीं है। इससे तो कल आप किसी अपराधी के कहने पे मुझे हरिजन एक्ट लगवा दे रहे हैं, मेरे ही बॉडीगार्ड से लगवा दे रहे हैं, तो कल दूसरी पार्टी पावर में आ जाएगी तो फिर आपके हरिजन एक्ट आपके ऊपर लगवा देगा। आपको क्या लगता है आप पे जो हरिजन एक्ट लगा, मैं इसी मुद्दे की चर्चा आपसे करना चाह रहा था, आपने बीच में रोक दिया था, तो क्या इसमें भी डीजीपी की संलिप्तता है? डीजीपी की संलिप्तता नहीं है, ये तो एसपी की संलिप्तता है। एसपी ने अपना वो क्या नाम है उसका, मेजर बना के रखी है, इंस्पेक्टर को, सार्जेंट मेजर को इनएक्टिव कर दी है, सुरेश राम को ही है। हम आज तक मिले नहीं है, देखे वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं। अब ये तो मैं नहीं जानता, वो लोग जानते हैं कि क्यों सार्जेंट मेजर को हटाया और 1 साल से अधिक से क्यों इंस्पेक्टर को बैठा के काम करा रही है। अभी कहाँ का नियम है मैं नहीं जानता हूँ कि कोई एसपी को बैठा दे और एक डीएसपी को बैठा के एसपी का काम करे और एसपी को बोले बैठ के तनख्वाह लो। तो ये वहाँ हो रहा है पलामू में, क्योंकि मैंने जब पता किया कि ऐसा क्यों हुआ यही 3-4 दिन के क्रम में, तो मुझे बताया गया कि वो जो सार्जेंट मेजर है वो किसी खरीद के मामले में, जिसमें उसको लगा कि ये गलत है, उसने साइन करने से मना किया, तो उसको हटा के किसी इंस्पेक्टर सुरेश राम को बैठा दिया। हाँ, ऐसा मुझे बताया गया। अब तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो कि 90 लाख 1 करोड़ का सत्तू खरीद लिया गया और उसमें उसको किसी ने मुझे बताया कि उसमें उसने साइन करने से मना। त्रिपाठी आज खुलासा पर खुलासा कर रहे हैं। विधानसभा में जब आप मिलते हैं तो सरकार का जोरदार बचाव करते हैं। एक कुछ केन त्रिपाठी को मैं देखा हूँ, आज ये केन त्रिपाठी है जो सरकार की पूरी सिस्टम में उसको चूल्हे हिलाते दिख रहे हैं। आप 100 करोड़ सत्तू घोटाला का बात कर रहे हैं, आप लैक ऑफ प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, आप अनुराग डीजीपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम सरकार के साथ हैं, सरकार बहुत अच्छी है। इस सरकार का मुखिया बहुत काबिल व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, एंड ही इज द बेस्ट लीडर ऑफ द इंडिया ट्राइब्स इन होल कंट्री। मैं सरकार पर कोई सवाल नहीं, उनकी विनम्रता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। यही बात आप सही बोले कि उनकी विनम्रता के ये अफसर जो है ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और ये मैंने कहा कि एसपी का मैं बुराई कर रहा हूं, मैं सरकार का बुराई नहीं कर रहा। ये एसपी जो गलती कर रही है, जो कल सरकार का इमेज जिससे खराब करने का प्रयास कर रही है, डैमेज करने का प्रयास कर रही है, उसकी मैं कह रहा हूं। और जिस दिन मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, पता चला आ गए हैं बाहर से, हम लोग उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और इन बातों को बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें, ये जो एसपी हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं मीडिया में नहीं बता सकता, वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बताऊं। ये जो एसपी है पिछले करीबन 1 से 1.5 साल से हैं वहाँ, 2 साल से ऊपर से। 2 साल से ऊपर से, तो पूरा 2 साल का कार्यकाल ही इनका इस तरह का रहा है क्या? भाई शुरू में बहुत कंप्रोमाइज किया, वो इस तरह की बात करती है। यदि आप कुछ कहना चाहिए ना, फोन कीजिए। मान लीजिए वो चल रहा था, एक राइट की घटना हो रही थी पाले गांव में, मैंने करीब 8 घंटे फोन करता रहा, फोन ही नहीं उठाई। अभी आप समझिए कि पलामू का लीडर और कोई राइट की घटना हो रही और एसपी को फोन करता रहे, एसपी फोन ना उठाए, इफ नॉट टेकिंग द मैसेज, कि क्या होगा। पलामू का लीडर नहीं, एक ऐसा चेहरा जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा हो, एक ऐसा चेहरा जो पूर्व मंत्री रहा हो, जो एक ऐसा चेहरा जो हेमंत सरकार या महागठबंधन की सरकार में एक बड़ा चेहरा हो, आदि प्रशासन का कोई अधिकारी उसका फोन नहीं उठाता है, तब तो अबुआ सरकार की विश्वसनीयता पर, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल तो खड़ा होगा ना। सरकार की कोई बात नहीं है, यदि एक अफसर गलत है तो सरकार कैसे गलत होगा? एक अफसर गलत है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो उसने फोन नहीं उठाया, ठीक है। तो जब उसने फोन नहीं उठाया और वो 8 घंटे बाद जब फोन उठाती है, तो मैंने कहा कि मैडम पाले की घटना, पाले, हाँ आई नो, फोन काट। हम क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट द मैसेज आई वांटेड टू गिव इट टू यू। फिर मैंने फोन किया,
फिर 2-3 बार फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाई। तो मुझे डीआईजी को बोलना पड़ा, तो डीआईजी ने कहा कि सर आई एम इन द फील्ड, मैं तो वहीं हूँ। हम बोले एसपी कहाँ है? एसपी आपके साथ है? तो नहीं, एसपी साथ नहीं है। मैं कहना चाह रहा था कि एसपी से बात कराइए, मैं 8 घंटा से बात ही नहीं होगी एसपी से। तो बोले नहीं, एसपी मेरे साथ नहीं है, वो तो अपने आवास पर हैं, मैं फील्ड में हूँ। तो अब मुझे बताइए कि डीआईजी फील्ड में है, एसपी आवास में है, शी डू नॉट वांट टू टेक फोन कॉल, शी डू नॉट वांट टू टेक द मैसेज। तो हम लोगों के पास जो सूचना होती है वो तो गांव से डायरेक्ट आती है, हर टोले मोहल्ले से आती है। तो वी हैव टू गिव द करेक्ट फिगर टू द ऑफिसर्स ना, दे हैव टू लिसन अस। क्या करें? तो ये सब चीजें हैं। तो सरकार इसको ठीक करेगी, हम लोग सरकार के पिलर हैं, हमारी सरकार है, हमारी गठबंधन की सरकार है, विल मीट और वो जो एसटी वाला केस वाला मामला है, यहाँ पे जो लगा है एसटी टिकट का मामला, वो क्या मामला है? क्या क्या वजह रही थी? क्या सीन रहा था? एक बात समझिए, वहां पलामू में कई असामाजिक तत्व हैं, ठीक है, जो ये नहीं चाहते कि हम वहाँ काम करें, पॉलिटिकल काम करें, जनता का काम करें, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। किसी विधायक सांसद से ज़्यादा रहती होगी, कम नहीं रहती है। बहुत लोग काम कराने आते रहते। तो अब वो लोग जो हैं पलामू एसपी से बहुत क्लोज हैं, जो असामाजिक तत्व हैं वो एसपी से क्लोज हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मुझे लगता है कि उन्हीं के कहने पे एसपी ने सार्जेंट मेजर को जो बना के रखी है सुरेश राम को, उसको कहा कि उस बॉडीगार्ड भेजो। और जो बॉडीगार्ड है वो बॉडीगार्ड के आचरण पिछले 1 महीने से बदले हुए थे, और उसने वही जो है ये उसका जो बिहेवियर था वो बीच बीच में वर्बली एंड बॉडी लैंग्वेज बिकमिंग वायलेंट। तो मैं बीच में कहना भी चाहा एसपी को, 2-4 बार फोन किया, फोन ही नहीं उठाई, तो वो उससे कैसे बात करें? अब वो हम डर भी रहे थे कि उसको कहें तो यही दोनों बॉडीगार्ड सीज कर दे, क्योंकि पहले हम 4 बॉडीगार्ड थे, मुख्यमंत्री जी ने मुझे 4 बॉडीगार्ड मुहैया कराए थे। हमने वो आई तो मैंने किसी मामले में उनको सलाह दिया। हाँ, एक लड़का का हत्या हुआ था, कस्टडी में मौत हुई थी, बॉडीगार्ड सीज हो गया, 4 से 2 हो गया। हम सोचे अब मैं कुछ कहूंगा तो 2 से 0 हो जाएगा, और बिना कहे 0 हो गया, क्योंकि वो तो प्लान ही कर ली थी कि हटाना है तो कैसे हटाना है, तो बॉडीगार्ड कंप्लेन करेगा तो हटाना है। उसने तुरंत सुरेश राम को बोला कि उसको बोलो। अब वो आप समझिए 8 घंटा उसी थाना में 7-8 घंटा बैठा रहा, जिस थाना में कंप्लेन करना है वो लड़का बैठा रहा, गाड़ी का इंतजार करता रहा। रात को गाड़ी आई, वो चला गया, उसको मना कर दी कि मेरी गाड़ी से मत जाओ। मैंने खुद एसपी को बोला कि गाड़ी खड़ी है, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। नहीं, आपकी गाड़ी से क्यों जाएगा, मेरी सरकारी गाड़ी है, मैं उसको ले आऊंगा। और इसके बाद वो 8 घंटा बैठा रहा, उसका कंप्लेन नहीं, वो नहीं दिया कंप्लेन। जब वो अगले दिन वहां गया तब उसको सुरेश राम बैठा के कंप्लेन लिखवाया, मैडम को व्हाट्सअप किया, फिर वो ओके हुआ, तभी कंप्लेन 0 एफआईआर दर्ज करने के लिए टाउन थाना को कहा गया। क्यों भैया, आप 0 एफआईआर क्यों कीजिएगा, जबकि वो थाना में मौजूद है जहां पे ऑकरेंस हुआ है 8 घंटा। वो कोई दूसरा राज्य थोड़ी है, 50 किलोमीटर वो जाके भी कर सकता है कंप्लेन, फिर दे सकता है। तो वहाँ, क्योंकि वहाँ एसपी पुलिस लातेहार पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया कि वो निकाल करके तुरंत सीसीटीवी फुटेज डाल दिया। अब सीसीटीवी फुटेज में इतना ही है कि मैं आया उधर से, गाड़ी हटाया, गाड़ी पे बैठा, उसको चलने के लिए बोला, वो नहीं चला, खोल करके अपना सामान निकाल लिया, मैं गाड़ी आगे बढ़ा। आपकी कहानी से मैं समझता हूँ कि तो बड़ी कंस्पायरेसी आपके खिलाफ रची जा रही है। आदि ये कंस्पायरेसी है तो बड़ी कंस्पायरेसी है, और आप कहते हैं कि भैया बुआ सरकार है, ये तो प्रशासन की गलती है, अधिकारियों की गलती। यदि अधिकारी इतने निरंकुश रहेंगे तो सवाल तो शासन पे उठेगा ना। अधिकारियों पे अंकुश लगाया जाएगा, सरकार लगाएगी। अभी इसकी जांच तो होने दीजिए, जो बातें मैं लिख रहा हूँ इसकी जांच होने दीजिए। अभी तो मुख्यमंत्री जी बाहर थे, अभी आए हैं कल, अभी चीजें जाएंगी उनके पास, हम लोग 1 आध सप्ताह के अंदर मिलेंगे तो बातें कहेंगे, जब बात कहेंगे तो उनको बातें सब समझ में आएगी, देन ही विल
ऑर्डर द इंस्ट्रक्शन, सो डोंट वेट। आप सरकार के तरफ मत जाइए। आप लोग लगता है कि बीजेपी वालों से मिले हुए हैं, आप मुझे घुमा फिरा के सरकार के खिलाफ करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मानेंगे के.एन. त्रिपाठी का कलेजा मजबूत है, वो काफी दर्द है, दर्द जख्म है, टीस है, वहाँ मवाद भी भरे हुए हैं, बाकी मुंह पर मिठास है। ऐसी बात नहीं, आप वैसा न करें, आप बीजेपी वालों से न मिले रहे। हमारा काम है वो अफसर जो गलती करे उनको ठीक करना है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी जी। और वो जो घटना हुई है 3 सितंबर की घटना है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत होती है और बाद में टीपीसी की ओर से एक बयान आता है कि ये जो मौत हमारी गोली से नहीं हुई है, जो है पुलिसकर्मियों की गोली से हुई है और 20 फीट के नजदीक से गोली मारी गई है। उसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे थे। और चूंकि के.एन. त्रिपाठी का सेना से जुड़ाव रहा है, सेना की बारीकियों को समझते हैं, पुलिस की बारीकियों को समझते हैं और पलामू का एक सियासत का एक बड़ा चेहरा है, तो इनसे बेहतर उस घटना की बारीकी या उस घटना का जो विवरण और कोई नहीं दे सकता। इसलिए भारत मित्र की कोशिश थी कि के.एन. त्रिपाठी से इस मसले पे उनकी राय ली जाए।